नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी जो क्लासेज है वो कंटिन्यू चल रही थी। 10वीं के विज्ञान के तीसरे चैप्टर यानी कि जेनेटिक्स पर हमने क्लास लगा रखी है। एक दो क्लास लगा ली है। इसमें हमने पढ़ा था, एक दो क्लासेज में पहले भी पढ़ा था कि मेंडल ने वो मटर का पादप क्यों चुना, और इससे पहले हमने मेंडल का जीवन परिचय देखा था। और आज की क्लास में हम बात करेंगे जो आनुवंशिक शब्दावली होती है, आनुवंशिक शब्दावली। शब्दावली यानी कि डिक्शनरी और आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक्स से संबंधित। तो जेनेटिक्स से संबंधित जिन जिन शब्दों का उपयोग है वो मेंडल ने किया, और मेंडल के बाद है वो जेनेटिक्स की जो शाखा हुई विज्ञान की, उसमें कौन कौन से नए वर्ड ऐड हुए और उनको है वो परिभाषित किस प्रकार से किया जाता है। तो इस क्लास में हम इसी पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि जीन क्या होता है, युग्मविकल्पी क्या होता है, लक्षण प्ररूप क्या होता है और जीन प्ररूप क्या होता है। तो इस पर हमने दो क्लास बना लेंगे, यानी कि अगर एक में ही सारा कुछ परिभाषाएं रटेंगे यानी कि याद करेंगे तो वो बहुत हो जाएंगे, बहुत लंबी क्लास बन जाएगी। इसलिए मैं इसको दो पार्ट में कर दूंगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहली क्लास आनुवंशिक शब्दावली पर, इसको फर्स्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। तो आनुवंशिकी से संबंधित प्रथम आनुवंशिकी पारिभाषिक शब्दावली में हम इन 7 बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि इनको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यदि 1-2 नंबर में एक परिभाषा है वो मुख्य रूप से पूछी जाती है बोर्ड में, तो 10वीं में और +2 में। तो ये क्या होते हैं, जैसे कि ये कार्य क्या होता है, परागकण, विपुंसन, बैगिंग या थैलीकरण। इसके अलावा युग्मविकल्पी, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। तो ये क्या होते हैं हम देखते हैं। पहले पढ़ते हैं कारक। कारक यानी कि फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? कारक अपने नाम से स्पष्ट कर सकते हैं। कारक यानी कि करने वाला। तो हमें पता होता है कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, अन्य जीवद्रव्य होता है, और केंद्रक में है वो कई अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि केंद्रक में वो क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है, क्रोमेटिन जालिका। क्रोमेटिन जालिका से है वो हमने यह पढ़ा गुणसूत्रों का निर्माण होता है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम बनते हैं। तो इन गुणसूत्रों या एक प्रकार से कहें जो गुणसूत्र होती हैं, इनकी कई डीएनए होती है, यानी कि कई डीएनए से मिलकर गुणसूत्र बने होते हैं। और जो डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं, ये छोटे छोटे खंड, इनकी मुख्य विशेषता यह होती है कि यह जो जनकों से लक्षण है, यानी कि जनक यानी कि पेरेंट या माता पिता, तो माता पिता के लक्षणों को संतति तक स्थानांतरण, यानी कि इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कारक को। वह लक्षण या इस डीएनए का या गुणसूत्र का वह लक्षण ऐसे बोल सकते हैं, डीएनए बोले आप, डीएनए बेस्ट रहेगा। डीएनए का वह गुण या खंड, डीएनए का वह सूक्ष्म खंड जो आनुवंशिक लक्षणों को जनकों या माता पिता से संतति में स्थानांतरण करने में माध्यम के रूप में कार्य करता है। फैक्टर कारक या माध्यम, यानी कि आनुवंशिक लक्षणों के संचरण की इकाई, आनुवंशिक लक्षणों के संचरण की छोटी से छोटी इकाई को कारक कहा गया था। कारक, आपने कारक जीन पढ़ा होगा, परंतु मेंडल ने सर्वप्रथम इसको कारक नाम दिया था, यानी कि आनुवंशिकी के जनक मेंडल ने इस भाग को, छोटे से भाग को जो माता पिता से संतति में लक्षणों का स्थानांतरण करने में सहायक होता है, कारक नाम दिया था। परंतु जीन शब्द है वो जॉनसन ने दिया था, जिसको वर्तमान में हम जीन कहते हैं ना, वो कारक ही होता है। तो मुख्य रूप से अब एकदम बात करते हैं जीन या कारक। यहाँ पर जीन ऐड कर सकते हैं, जीन। तो आनुवंशिक लक्षणों के संचरण की छोटी से छोटी इकाई जो मिलकर डीएनए का निर्माण करती है, या डीएनए के वे सूक्ष्म खंड जो आनुवंशिक लक्षणों के संचरण में सहायता करते हैं, उनको कारक या जीन कहा जाता है। ठीक है, कोई डाउट? चलिए
आगे देखते हैं परागण। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अब आता है परागण। जैसे कि यह कोई पुष्प है इस प्रकार से, और ये बाह्य दल दल पुंज। इसमें क्या होता है, एक होती है वर्तिका, ठीक है, और कई संख्या में है वो पुंकेसर या पुमंग पाए जाते हैं। यह वर्तिकाग्र है, यह वर्तिका है, और ये पुंकेसर है, ठीक है। पुंकेसर है वो परागकोश से मिलकर बना होता है, परागकोश। तो क्या होता है कि परागकोश में है वो पुंमणु बनते हैं, पुंमणु, या इनको परागकण बोला जाता है, परागकण। पुंकेसर के परागकोश में पुंमणु या परागकणों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जैसे कि यह नर जनांग है और यह मादा जनांग है वर्तिकाग्र, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। तो पुंमणु और अंडाणु के संयोजन से क्या बनता है, भ्रूण बनता है, यानी कि निषेचन होता है, बाद में भ्रूण बनता है। तत्पश्चात बीजांड और बीज का निर्माण होता है, फल बनता है, ठीक है। तो क्या हो गया, पुंमणु के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, यानी कि पुंकेसर के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। यानी कि यह एक प्रक्रिया है, परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है, ठीक है। पुंमणु बनते हैं इन परागकोश में, बाद में ये किसी माध्यम के द्वारा, वह माध्यम हवा हो सकती है, पानी हो सकती है, कोई जीव जंतु हो सकता है, पक्षी हो सकता है, तो किसी माध्यम के द्वारा परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट में पढ़ते हैं विपुंसन। पहले हम बात कर लेते हैं कि परागकण प्रकार तो दो प्रकार से होगा, एक तो होगा स्वपरागण, ठीक है, स्व मतलब स्वयं का, दूसरा है पर परागण। पर मतलब किसी दूसरे माध्यम से, स्व मतलब अपना, जैसे कि स्व मैं स्वयं, आप समझ सकते हैं। तो जब एक ही पुष्प में परागण की क्रिया होती है, यानी कि उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प के जो पुंकेसर होते हैं उनके द्वारा निर्मित परागकण है वो पहुंचती हैं, तो उसको स्वपरागण की क्रिया कहती है। यानी कि बंद पुष्प में अधिकांशतः स्वपरागण की क्रिया होती है। तो यह तो हो गया स्वपरागण। और परपरागण, जैसे कि यहाँ पर कोई कीट बैठा और इस पुंकेसर के परागकणों को किसी दूसरे पुष्प पर ले गया, तो उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर इस पुंकेसर के परागकणों का पहुंचना परपरागण कहलाता है, ठीक है। तो विपुंसन क्या होता है? विपुंसन होता है कि यह जो परागकोश है ना, यह परागकोश है, तो इस परागकोश या पुंकेसर को, इसमें परागकण बनने की जो अवधि होती है ना, उस अवधि में उसको काट दिया जाता है, यानी कि स्वपरागण को रोकने की विधि है। पुंकेसर, इसमें पुंकेसर ही नहीं रहेगा इस पुष्प में, तो यह कैसे स्वपरागण करेगा, आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ही नहीं, परागकण बनेंगे कहाँ से, पुंकेसर नहीं है, तो परागकण कहाँ से बनेंगे। तो स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए विपुंसन को परिभाषित कर रहे हैं कि स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए पुष्प के परागकोश को या पुंकेसर को परिपक्व होने से पहले हटा देना विपुंसन कहलाता है, और यह स्वपरागण को रोकने की विधि है। इसे आसानी से परपरागण कराया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पुंकेसर को हटा दिया जाता है स्वपरागण को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बैगिंग या थैलीकरण। बैगिंग यानी कि बैग या थैला। तो अब यह पुंकेसर हटा दिया गया है, यहाँ पुंकेसर नहीं है कोई भी, तो इसमें एक आशंका रहती है कि यह पौधा संक्रमित हो सकता है किसी अन्य जीवाणु वगैरह से, बैक्टीरिया से, वायरस से। तो इस परपरागित पुष्प को, अभी यह परपरागित हो गया है दूसरी जगह से या किसी माध्यम के द्वारा, इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकण आ चुके हैं, तो यह परपरागित हो गया। परपरागित, परागित मतलब परागण हो चुका है, परागण की क्रिया हो चुकी है, इसलिए परागित बोला गया है, ठीक है। तो
विपुंसन के पश्चात परपरागित पुष्प को अवांछित कीटों या जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह आदि से बचाने के लिए थैली बांधना। यह पुष्प है, इसके चारों ओर है वो थैली बांध दी जाती है ताकि कोई भी इसको संक्रमित ना कर सके। तो बैगिंग, इसको हिंदी में थैलीकरण भी कहते हैं। थैलीकरण, थैलीकरण, थैली तो स्पष्ट है, हिंदी वाले याद रखें। तो थैलीकरण यानी कि थैली बांधना, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं युग्म विकल्पी या एलील की। तो युग्म विकल्पी क्या होता है? तो जैसे कि कोई पादप होता है, जब हम आपने कुछ तो प्राइमरी क्लासेज में पढ़े होंगे कि मेंडल का नियम होता है, उसमें इस प्रकार से कुछ लक्षणों को निर्धारित करते, जैसे कि यह लंबाई की है और ये है बीज की आकृति की, राउंड और रफ। परिभाषा की बात करें तो एक ही लक्षण का नियंत्रित करने वाले दो कारकों का समूह ऐसे कह सकते हैं। जैसे कि ये है, तो जैसे कि हम बात करें मटर के पादप में जो लंबाई होती है, उस लंबाई के लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो कारक चुने गए या दो लक्षण। तो वो कौन से थे? एक तो ये था और एक ये था, ठीक है। यह था लंबेपन के लिए तो यह था बोनेपन के लिए, परंतु लक्षण एक ही है यानी कि लंबापन। परंतु युग्म विकल्पी कितनी हो गई? दो हो गए। तो एक तो हो गया कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। तो ये है दो युग्म विकल्पी, यानी कि एक लक्षण का नियंत्रित करने के लिए दो से अधिक कारक हो तो उसको युग्म विकल्पी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दो परिभाषाएं साथ में याद रखी जाएंगे, सम युग्मजी और विषम युग्मजी। सम मतलब समान। तो जब नियंत्रित करने वाले युग्म विकल्पी में, यानी कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान हो, जैसे कि ये, तो ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, ठीक है। अगर इसके जीन प्रूफ की बात करें और लक्षण प्रूफ की बात करें तो यह लंबा होगा, और जीन प्रूफ की बात करें तो यह विशुद्ध लंबा होगा, यानी कि लंबापन है, प्रभावी लंबा होगा। परंतु इसमें बात करें तो प्रभावी लंबा भी यही होगा, परंतु प्रभावी लंबा नहीं होगा, सॉरी, प्रभावी बनना होगा। यहाँ पर स्मॉल टी है तो यह बनना होगा और यह लंबा होगा, परंतु जो दोनों कारक है ना वो समान है। अगर यहाँ पर इस प्रकार से होता, ठीक है, तो यह डिफरेंट होता। तो जब एक लक्षण का नियंत्रित करने वाले जो दोनों कारक होते हैं, युग्म विकल्पी के दोनों कारक है वो समान हो, ये जैसे ये है और ये है, ये है और ये है, तो समान जब कारक होते हैं ना, लक्षण को नियंत्रित करने वाले युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान हो तो उसको समयुग्मी कहा जाता है, ये समयुग्मी। और विषम मतलब उल्टा हो जाएगा इसका, जब युग्म विकल्पी के दोनों कारक है वो अलग अलग हो, जैसे कि ये है और एक ये हो गया, तो ये है विषम युग्म, ठीक है। तो सिंपल सी बात करें तो युग्म विकल्पी क्या होता है? जब एक ही लक्षण का नियंत्रित करने वाले कारक में दो से अधिक हो तो उसको युग्म विकल्पी कहते हैं। और सम युग्मजी यानी कि युग्म विकल्पी के दोनों कारक है वो समान हो, विषम मतलब असमान हो, जैसे कि ये है, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। तो सीधी सी बात करें तो अनावश्यक शब्दावली प्रथम के अंतर्गत हमने इन 7 परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया। कारक, परागण, विपुंसन, बैगिंग या थैलीकरण, सम युग्मजी, विषम युग्मजी और युग्म विकल्पी, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, और आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।